मैंने ये सारे प्रश्न मुंबई पुलिस से भी कही, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई। उनके पास सिक्योरिटी थी भी, सिक्योरिटी ने अपना गन भी नहीं निकाला। 3 गोलियां लगी पप्पा को जब अस्पताल गाड़ी में डाल रहे थे तब उन्होंने और एक गोली मारी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की तरफ हाईलाइट किया कि बाबा सिद्दीकी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या पर बात हो रही है, पर फोकस उनके बॉलीवुड कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास तौर पर शाहरुख सलमान। आर दे योर फैमिली फ्रेंड्स? यस। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सलमान खान और उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली हुई है। इसके बारे में उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं। मुंबई पुलिस रिपोर्ट करती है महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री को, जिसके मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, कि उनसे कोई बात हुई इस बारे में? आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस सो फार? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कई लोगों ने कहा कि ज़ीशान सिद्दीकी को इतना चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स बड़ी लंबा गेम है। जो ये सलाह दे रहे सर, उन्होंने अपने बाप को गोलियों के माध्यम से खोया नहीं। आदित्य ठाकरे आपके दोस्त हैं? जी। जब आपके साथ उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए नाइंसाफी हो रही थी, तब आपने अपने दोस्त और मंत्री आदित्य ठाकरे को नहीं बोला? उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत खराब, नोबडी हैड एक्सेस टू द ठाकरे। एक बार तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, हमारे सीएम साहब को एक मजाक के तौर पर बोला, सर आप मुख्यमंत्री साहब हो, मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ, कोई मुझे कभी बुलाता ही नहीं है ऑफिशियल ओपनिंग्स में। ये आपने उद्धव ठाकरे से कहा जो उस समय मुख्यमंत्री थे? मैं बोला, क्या था उद्धव ठाकरे का जवाब? अनिल परब को कहा कि नेक्स्ट टाइम से देखना ये सब इसके साथ ना हो। तो आपसे कौन स्कोर सेटल कर रहा था? अनिल परब कर रहे थे या उद्धव ठाकरे कर रहे थे? अनिल परब जी, उन्होंने कहा कि तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत गालियां मिली है, तुझे तो मैं काम करने नहीं दूंगा। ये बताइए, जब इतनी दिक्कत थी आपको, तो फिर आपने इतना इंतजार क्यों किया पार्टी छोड़ने की? और क्या करते? आपके पिता ने आपको क्या वजह बताई कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। मैं जब भी बोलता था तो मुझे दिल्ली से फोन आता था। किसका फोन आता था? दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं का आता है। Is true? Were you close to राहुल गांधी? भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा था कि हर एक विधायक को समय मिल रहा था राहुल जी से बात करने का। एक व्यक्ति थे राहुल जी के जो एकदम आसपास रहते थे, उन्होंने मुझे भरी सभा में उन्होंने कहा, जा 10 किलो कम कर फिर आ। What do you think of him as a leader? He is FIR नंबर 265 2021 आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए प्रोटेस्ट किया। ये NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? CNRC के तो विरोध हूँ मैं। So you are against uniform civil code? Yes. यूथ कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष रहते हुए जो ज़ीशान सिद्दीकी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं जी, देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते हैं जी, अब वो उन्हीं के गठबंधन में है। हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की हम गारंटी कर सकते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स की हम गारंटी नहीं ले सकते। अभी आप चुनाव का प्रचार करेंगे जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे जी, फिर उनका भाषण होगा, जैसा उन्होंने आगरा में कहा, बटेंगे तो कटेंगे। क्या रिस्पॉन्स होगा? जो स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में देगा और मुझे गलत लगेगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा। शिवसेना उबट्टा के जब उद्धव जी BKC में एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को जब हमने गिराया हमें उसका फख्र है, तो मैं, असलम शेख जी, अमीन पटेल जी, पप्पा, हम चारों साथ में बैठे थे। तो मैंने असलम भाई को पूछा, बोला ये चीज को हम कैसा सपोर्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी फिलहाल कोई राय है नहीं। देश का एक युवा विधायक 5 वर्ष जो विधानसभा में रहा जी, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई राय नहीं है। जी, पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव दिस लग्जरी सर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। फिलवक्त हम मुंबई में हैं और आज के इस पॉलिटिकल इंटरव्यू में हमारे मेहमान हैं बांद्रा ईस्ट के निवर्तमान विधायक और NCP अजित पवार के टिकट पर फिर से मैदान में उतरे ज़ीशान सिद्दीकी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ीशान। आज जब हम आपसे मुखातिब हैं, कैलेंडर में तारीख है 29 अक्टूबर 2024 और कुछ घंटों पहले खबर आई कि नोएडा से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने आपको जान से मारने की धमकी दी थी। जी, उन्होंने धमकी नहीं दी थी, उन्होंने एक मैसेज भेजा था मेरे ऑफिस के नंबर पर। उन्होंने ये कहा था कि उनको कोई जानकारी है कि उनके नेबर एक अटैक प्लान कर रहे हैं मुझ पर जी। तो वो एक मैसेज आया था और मुझे ईमेल आया था और ऑफिस के नंबर पे कॉल आया था और उन्होंने ये कहा कि
उनके पास कुछ जानकारी है कि उनके गली में कोई रहते हैं कि वो कोई मुझ पर एक अटैक प्लान कर रहे हैं। तो मैंने वो मुंबई पुलिस को कहा और फिर उन्होंने अपना चीज़ किया। मुंबई पुलिस took prompt action and alerted Noida yes, that's what I believe. पर मुंबई पुलिस ने प्रॉम्प्टनेस नहीं दिखाई आपके फादर के मर्डर से पहले। जी, बात आपकी सच है। और जो सवाल बहुत लोग कर रहे हैं वो सवाल मैंने भी किए। जब मेरे पिताजी के साथ, मेरे पापा के साथ ये हुआ, उसके 5 दिन बाद तक तो मुझे सही मायने में आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो 5-6 दिन बाद जब मुझे थोड़ी चीज़ों की समझ आई तो मैंने ये सारे प्रश्न मुंबई पुलिस से भी कही कि क्या हो रहा था, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई, जब हमने बहुत सारी मांगी की थी सिक्योरिटी बढ़ाने की। और मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा जैसे जगह पर इतने सब लोग थे, उनके पास सिक्योरिटी थी भी, सिक्योरिटी ने अपना गन भी नहीं निकाला। 3 गोलियां लगी पापा को। मुझे ये जानकारी है कि पापा को जब अस्पताल लेने जा रहे, गाड़ी में डाल रहे थे, तब उन्होंने और एक गोली मारी जो गाड़ी पे लगी। तो इस पूरे दौरान गार्ड ने अपनी बंदूक भी नहीं निकाली। तो ये थोड़ा आश्चर्य मुझे भी हुआ। तो मैंने ये सब प्रश्न मुंबई पुलिस को से किए और इन्वेस्टिगेशन चालू है। पर क्या जवाब मिले आपको मुंबई पुलिस? मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं था। जो मुझे जानकारी मिली कि पिछले 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, रेकी चल रही है कि वो मेरे बिल्डिंग में भी आए थे, क्योंकि जो मेरी ऑफिस है उसमें पापा ज़्यादा नहीं आते थे। मेरे 5 साल के कार्यकाल में वो मुझे लगता है कुल मिला के 15 बार मेरे ऑफिस में आए थे जी। तो वो ऐसी जगह नहीं थी जिसमें आप जब जाओ तो वो उपस्थित रहेंगे। वो जगह मेरी बैठने की थी और मैं सुबह 5 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ। वो कोइंसिडेंटली उस दिन आए थे क्योंकि अगले दिन हमारी ओपनिंग्स थी। तो हम बातचीत कर रहे थे और जो आगे का चीज़ हुआ। मुंबई पुलिस रिपोर्ट करती है महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री को, जिसके मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। आपकी उनसे कोई बात हुई इस बारे में? जी, मेरी फडणवीस साहब से भी बात हुई। जब ये हादसा हुआ तो उसी रात को फडणवीस जी अस्पताल भी आए थे और फडणवीस जी और पप्पा की एक दोस्ती भी थी। हमेशा वो जब उनसे बात करते थे तो मुझे कहते थे कि नहीं, ही इज़ माई फ्रेंड। और फडणवीस जी भी रेसिप्रोकेट करते थे क्योंकि सब पार्टी लाइंस के अक्रॉस वो बहुत सालों से एमएलए थे। मेरे पिताजी 1999 से एमएलए थे और फडणवीस जी भी मुझे लगता है काफ़ी साल से एमएलए रहे हैं। तो दोस्ती हर एक इंसान के साथ, एकनाथ शिंदे साहब के साथ, सबके साथ हुई थी। फडणवीस साहब से मैंने तब तो ज़्यादा बात नहीं की थी, मगर हाल ही में हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें फडणवीस साहब थे, अजीत दादा थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर थे। तो उसमें हमारी बातचीत हुई कि केस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है और काफ़ी बातें फडणवीस साहब ने भी कही और काफ़ी बातें कमिश्नर साहब ने भी कही इन्वेस्टिगेशन को लेकर। Are you satisfied with the progress so far? As a son, if you ask me honestly, no, I am not satisfied with the way things are moving forward. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लैप्स हुई है। देखिए, मुंबई जैसे शहर में जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो हम हमेशा कहते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो सुरक्षा के लिए, जो प्रोटेक्शन के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए माना जाता है। उस शहर में अगर ऐसा होता है और लोगों ने तो अपना लीडर खोया है, मार्गदर्शक खोया है, मैंने अपने पिता को खोया, मैंने अपने बाप को खोया, उसका लॉस कभी भी उसकी भरपाई हो नहीं सकती है। मुझे याद है मैंने पापा से बात की थी और मैंने कहा था कि मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है बेटा, मैं तेरे को घर पे मिलूँगा, मैं बस ख़त्म करके 5 मिनट में निकलूँगा। और उसके बाद मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हमारी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, मम्मी ने पूछा था कब आ रहे हो तो उन्होंने कहा था कि मैं घर आके डिनर कर रहा हूँ। तो एक ही सेकंड में हमारा तो पूरा परिवार बिखर गया। तो मैं कैसे सेटिस्फाई हो सकता हूँ सिचुएशन से, इंटेलिजेंस से? और अभी तक जो है हमें पता नहीं चला है कि कौन है पीछे। 2 लोग मिले हैं ज़रूर, पर उसके पीछे किसने ये कंस्पायर किया था, किस पर शक है आपको? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लगता है मेरे पापा ने
अपनी जान गंवाई है लोगों की घर की रक्षा करते हुए। मैं ये मानता हूँ कि पप्पा के अस्पताल पहुँचने से पहले एक नैरेटिव सेट किया गया था जो आप सब मीडिया में देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न था कि अगर लोग इतने रेडी थे और लोग इतने तैनात थे, सिस्टम इतना तैनात था कि ये चीज़ किसी ने की है, तो वाई डिड यू नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? अगर आपका इंटेलिजेंस इतना था तो वाई डिड यू नॉट प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? तो मुझे तो यही शक है। व्हेन यू से नैरेटिव सेट किया गया, जी, आर यू हिंटिंग एट द कंस्पिरेसी थ्योरी कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने ये काम किया, ये नैरेटिव? यस, आई एम हिंटिंग एट दैट, बट आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट। मुझे ये नहीं पता कि कौन किसने पर किया आप है। रीडेवलपमेंट और बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। जी, मेरे पिता ने हमेशा गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है और उनके घरों की लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जान भी इसी सिलसिले में गई है। आप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के अनिल परम को जानते हैं? जी, आपने एक इंटरव्यू में उनका भी जिक्र किया। जी, क्या जिक्र है वो? अनिल परब साहब सारे बिल्डर्स जो वांद्रेपुरों में काम करते हैं, उनके जो बिल्डर्स हैं उनके दोस्त हैं। आपने अगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो बहुत गर्व से कहते हैं कि मेरी ऑफिस से चाबियां बटी है। तो अगर आपकी दोस्ती ना हो बिल्डर से तो आपकी ऑफिस से कभी चाबियां बटेगी नहीं। और 10-15 चाबियां बांटते हैं, हजारों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में ये भी कहा, अनिल परब साहब ने, कि कल आपको सबको साइन करना है, मगर बिल्डर कौन है मैं उसका नाम अभी आपको बताऊंगा नहीं। ये सबके वीडियोस है, बड़ी सभा ली थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि बिल्डर जो भी हो आपको मुझ पर भरोसा करना है। तो लोगों ने माना, क्योंकि लोग इतने डेस्परेट है कि उनको भी अच्छे कंडीशंस में रहना है। फिर उसके बाद मैंने सभा ली अगले दिन। मैंने कहा कि आप किसी पे भी अंधविश्वास मत कीजिए। मैं भी अगर आपको कहूँ या कोई भी कहे, आप फाइन प्रिंट पढ़िए, आप देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये बिल्डर अच्छा लगता है, ये चीज़ें जो उन्होंने प्रॉमिस की है वो अच्छा लगता है, तो आप साइन कीजिए। मगर आप किसी पे भी अगर अंधविश्वास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये खुल के ऐसा बोलते हैं, तो बिल्डर्स उनके दोस्त भी हैं। और उन्होंने भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि सारे बिल्डर्स मेरे पास आते हैं। सारे बिल्डर्स आपके पास आते हैं क्योंकि उनको आपके पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि बिल्डर्स की आप इतनी मदद कर रहे हो और जनता आपको गालियां दे रही है। ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर से कैसे जुड़ता है? मैंने कहा कि पप्पा का जो हत्या हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो गलत चीजें बिल्डर करना चाहते थे गरीबों के लिए, उनका हक मानना चाहते थे। बिल्डर लॉबी इज बिहाइंड इट, यू सस्पेक्ट? आई सस्पेक्ट दैट ही इज लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, एंड उसमें बिल्डर ही है जो शायद से एक उनको अपना रास्ता का कांटा मानते थे। और बिल्डर है तो बिल्डर के दोस्त भी बहुत है जो इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं इन्वॉल्व सकते हैं। मैंने तो सिर्फ यही मांग की है कि एक स्पष्ट कार्रवाई हो, एक ऐसी कार्रवाई हो जिसमें आप किसी को भी रूल आउट नहीं कर सकते हो। ओके, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस ये कार्रवाई करने में सक्षम है, और यू आर डिमांडिंग सेंट्रल पुलिस? आई हैव नॉट डिमांडेड एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन येट। मैंने हाथ जोड़कर सीएम साहब को, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम साहब को, कमिश्नर को, हर एक व्यक्ति को मैंने हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहा है कि मैं आपसे विनती एक एमएलए के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहा हूँ एक बेटे के नाते जिसने अपना बाप खोया है। और मैं आपसे यही विनती कर सकता हूँ कि जब आप इंक्वायरी करें तो आप ऐसा करें कि आपके पिता के साथ ऐसा हुआ हो, तब भी आप जाके एक फेयर सर्वे फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। क्या सिद्दीकी परिवार को, जिसमें आप, आपके दिवंगत पिता, इससे पहले कभी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से या किसी भी गैंग से कोई धमकी? हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई से तो कोई भी थ्रेट नहीं आया था, और हाल ही में तो ऐसा कोई, मतलब पिछले कोई साल में कुछ थ्रेट नहीं आया था। हाँ, पहले मतलब सालों पहले जब मैं छोटा था तो शायद से कुछ आए थे, तब सिक्योरिटी भी बढ़ी गई थी और सब हुआ था। थ्रेट मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा था तो हमें सिक्योरिटी मिलती थी तो मुझे तभी होते थे, मगर हाल ही में कोई थ्रेट नहीं मिला हमें। कोई जैसे लोग कहते हैं कि 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कोई थ्रेट आया था, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब फेक न्यूज़ चल रहा है? फेक न्यूज़ है। ये जो आपने कहा कि एक सेट नैरेटिव जो उनको गोली लगने और अस्पताल पहुंचने के विदिन चलने लगा,
और तुरंत उसमें बाबा सिद्दीकी की तस्वीर, एक्टर सलमान खान की तस्वीर और लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर। क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, इसको ऐसे स्ट्रोइका को बनाने का कि अच्छा बाबा सिद्दीकी सलमान खान के क्लोज थे? देखिए, जब किसी को भी ध्यान भटकाना हो तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही है ध्यान भटकाने के लिए। तो मुझे लगता है जो आपके लोग अपोनेंट इतने पावरफुल हैं कि पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को धत्ता बताते हुए। देखिए, मैं किसके पावर के बारे में तो क्या कहूँ। उस जी। वक्त तो मैं खुद एक बेटा था, अभी भी बेटा हूँ और हेल्पलेस हूँ, काफ़ी हद तक हेल्पलेस हूँ। मगर मैं यही जानता हूँ कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नैरेटिव सही है या गलत, वो पुलिस डिसाइड करेगी, मगर इतनी जल्दी अगर कोई नैरेटिव बाहर आता है तो उसका जस्टिफिकेशन देना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा। आपके पिता का जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय तक उनका परिचय ये रहा कि वो कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक, 2004 से 8 तक मंत्री, उसके पहले माहडा में सब रहे। लेकिन उनका लेटेस्ट परिचय ये था कि वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार के मेंबर बन गए हैं। आपके पिता ने आपको क्या वजह बताई कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? कांग्रेस पार्टी, मेरी पापा से जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनके ज़माने में बहुत अलग थी और जब से डेवलप होते जा रही है, ट्रांसपायर होती जा रही है, आज की कांग्रेस पार्टी बहुत अलग है। जो सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी में तब था वो अब बहुत कम हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर से बहुत कम्युनल है, दिखाते नहीं हैं, मगर अंदरूनी झगड़े बहुत है। साइडलाइन, उन्होंने 50 साल दिए कांग्रेस में, फिर भी छोटी छोटी बातों में उनको साइडलाइन किया जाता था। जैसे जब हम दोनों अगर है तो अगर मुझे किसी कमेटी में डाला होता तो वो मेक श्योर करते थे कि उनको कोई कमेटी में नहीं डाले। और उससे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शिवसेना उबट्टा के साथ जब हमारा गठबंधन हुआ तो वो सबसे बड़ा अननेचुरल अलायंस था। हमारी कभी जिंदगी में विचारधारा मैच नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी की 2019 में मैं शिवसेना उबट्टा को हरा के आया था। हमारी एक बैठक हुई थी जयपुर राजस्थान में, जब सब कांग्रेस पार्टी के विधायकों को उधर लेकर गए थे। तब वर्षा गायकवाड़ ताई, जो आज विराजमान सांसद है, महाविकास अघाड़ी को प्रचार करती है, तब 2 लोगों ने जमकर विरोध किया था इस सरकार का। वो था वर्षा गायकवाड़ ताई और मैं, क्योंकि हमने शिवसेना को हराया था। मुंबई में तो बीजेपी से ज़्यादा हमारा हमेशा सामना शिवसेना उबट्टा से ही होता था। मैंने भी शिवसेना को हराया था। उसके बाद शिवसेना उबट्टा ने जो हम पे अत्याचार किया, हम पे अन्याय किया, पप्पा हमेशा एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो अन्याय ना देखते थे ना सहते थे, तो वो हमेशा बात करते थे। उनकी बात सुनी नहीं जाती थी हाईकमांड की। मैं जब भी बोलता था तो मुझे दिल्ली से फ़ोन आता था कि अरे आपके बोलने से हमारे अलायंस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। किसका फ़ोन आता था? दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं का आता है। मैं नाम हम लोग जानना चाहेंगे, बड़े नेता वो कौन है जो आपको रोकते हैं? देखिए, मैं और हमसे ज़्यादा आपके प्रदेश की और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता जानना चाहेगी। मैंने, मेरा एक ही चीज़ है कि जिस घर में मैं 15 साल रहा हूँ तो मेरे परवरिश नहीं है कि उनका नाम देना चाहिए, तो मैं नाम देने में कंफर्टेबल नहीं होगा। मगर मैं कहूँगा कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता मुझे फ़ोन करते थे। टॉप के 5 लेवल के कांग्रेस के नेता में मुझे लोग फ़ोन करते थे और कहते थे कि आप मत बोलिए, हमारी अलायंस टूट जाएगी। मैं महाविकास अघाड़ी का एमएलए होने के नाते जो फंड, गवर्नमेंट के फंड सबको मिलते थे, वो मुझे नहीं मिलते थे। वो पहली बार तो मेरे फंड अनिल परब साहब को मिल गए थे क्योंकि वो एमएलसी है, और जो सिटिंग एमएलए से सबको मिलते थे, मुझे नहीं मिलते थे। तो मैं अपने मतदार संघ का विकास कैसे करूं? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 मीटर दूर ओपनिंग होती थी, मुख्यमंत्री साहब आते थे, सब आते थे, मुझे न्योता नहीं मिलता था। एक बार तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि हमारे एक बहुत पुराने नेता थे, गुरदास कामत साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि बेटा अगर बहुत अत्याचार हो तो उन्होंने यूथ कांग्रेस के समय में सीएम साहब एक ओपनिंग कर रहे थे तो उन्होंने जाके पहले ही ओपनिंग कर ली थी। तो मैंने हमारे सीएम साहब को एक मजाक के तौर पर बोला, मैंने बोला सर आप मुख्यमंत्री साहब हो, मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ, कोई मुझे कभी बुलाता ही नहीं है ऑफिशियल ओपनिंग्स में, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं बुलाया जाएगा तो मैं 10 मिनट पहले आके रिबन काट। ये आपने उद्धव ठाकरे से कहा जो उस समय मुख्यमंत्री थे? मैं बोला, क्या था उद्धव ठाकरे का जवाब? उद्धव जी ने हंसा और मेरे कंधे पे पीठ थपथपाई और बोली कि अनिल परब को कहा कि नेक्स्ट टाइम से देखना ये सब इसके साथ ना हो। तो अनिल परब जी का कोई रिएक्शन नहीं था।
तभी वो मंत्री थे तो ट्रांसपोर्ट। आपसे कौन स्कोर सेटल कर रहा था? अनिल परब कर रहे थे या उद्धव ठाकरे कर रहे अनिल थे? परब जी का इसमें ज्यादा था, क्योंकि जब मैं जस्ट चुन के आया था, 27 साल का नौजवान था, तब अनिल परब जी मुझे मिले हाउस के अंदर विधानसभा में। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कही कि तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत गालियां मिली है, तुझे तो मैं काम करने नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा एक इतना बड़ा नेता है, क्यों गालियां मिली आपको? क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन उनको पड़ा है अनिल परब। कि उन्होंने वही लड़वाए थे जिसको भी माननीय पूर्व से शिवसेना का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव की, महादेवेश्वर को। हाँ, जो सिटिंग मेयर थे तभी, वो उनको उन्होंने लड़ाया था और बंगला चाहता था किसी और को लड़ाने के लिए। तो उनको लगा कि मैं बाला देसाई की पत्नी तृप्ति देसाई। हाँ, सावंत बाला सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत। तो ये मुझे कंफर्म नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जी। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत गालियां पड़ी है, तो तुझे तो मैं काम नहीं करने दूंगा। जब हमारी सरकार बनी थी तो मैं पापा को जाके ये चीज बोला, तो पापा ने बोला अरे नहीं नहीं, अनिल परब मेरा दोस्त है, उससे हम बात करेंगे। जो था वो हो गया, अभी खत्म हो गया। फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते देखा कि जो बीएमसी की एडिशनल कमिश्नर है, वार्ड ऑफिसर, पुलिस के जो सीनियर्स हैं, सबको एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया था कि सिटिंग आमदार का कोई काम नहीं करना है। जी। अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एक हेलमेट के बिना भी पकड़े जाए तो उस पे इतनी कार्रवाई होती थी कि कोई जिसने हाफ मर्डर किया उस पे नहीं हो। ऐसा चीजें होती थी हमारे सरकार में, क्योंकि मेरे वजह से। तो मैं जाता था हमारे पार्टी के लीडर्स के पास, हमारे मंत्रियों के पास, तो वो कहते थे बेटा मुख्यमंत्री साहब की नजर तुम्हारे सीट पे है। किसके पास जाते थे? हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, बाला साहब थोराट जी है, अशोक चवन जी जब विराजमान कांग्रेस में थे, पृथ्वीराज चवन जी है, नाना पटोले जी है। तो ये तब यही मुझे कहते थे कि नहीं बेटा, विजय वडेट्टीवार जी है, नहीं बेटा क्या है, सीएम साहब की नजर आपके सीट पे है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर तुम थोड़ा सिंपैथी लो, बोलो कि हम कुछ काम नहीं हो रहा है। सर मैं पहले साल में सिंपैथी लूं या काम करूं? अशोक चवन साहब तभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, थोराट साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, विजय वडेट्टीवार जी डिजास्टर की मिनिस्ट्री थी उनको, तो सबके पास अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज थी। नाना पटोले जी स्पीकर थे जी। तो मैंने उनको कहा कि ऑफिसर्स मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, आप एक एमएलए का हक होता है कि मैं उनको स्पीकर के पास लेकर जा सकता हूँ कि वो काम नहीं कर रहे बराबर। 2.5 साल हो गए, एक मीटिंग नहीं हुई। प्रोटोकॉल होता है एमएलए का, एक प्रोटोकॉल अगर ब्रीच होता है कि आपको ऑफिशियल प्रोग्राम में न्योता नहीं दिया गया है, तो वो देखते हैं कि किसने आपको न्योता नहीं दिया। मगर हमारी सरकार में, हमारे स्पीकर में कोई मीटिंग्स नहीं होती थी, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। तब मैं मीडिया में कहता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तब मुझे दिल्ली से कॉल आते थे कि नहीं नहीं, आप अभी कभी अपना ट्वीट डिलीट कीजिए ना तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो मैं करूं तो क्या करूं? जनता डिलीट कर देते थे? नहीं, मैंने उनको कहा मैं ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा, वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप सीएम साहब से, अनिल परब साहब से, जिससे भी बात करते हो और उनका अगर रिएक्शन चेंज होता है मेरी तरफ, तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। नहीं तो अगर आप मुझे काम करने देंगे ही नहीं तो जनता मुझे चुनेगी कैसे? तो मैं तो इसमें सबसे नुकसान तो मेरा ही है। ये नाराजगी इस वजह से थी क्या कि जिस विधानसभा में मातोश्री है जी, वहां पे शिवसेना हार गई? जी, क्योंकि 2019 में जब मैं लड़ा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैं 2019 में शिवसेना उबट्टा को हराऊंगा, क्योंकि पिछले 3-4 इलेक्शन कांग्रेस पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे आई है 2012 पूर्व में। फिर भी मैं लड़ा, जीता। तो ये जो जीत थी, बहुत शिवसेना उबट्टा को तो सहन नहीं हुई, पर कांग्रेस वालों को भी सहन नहीं हुई, जो लोकल कांग्रेस के लोग हैं। कौन? बहुत सारे जो लोकल लीडर्स हैं, जो महाराष्ट्र के भी लीडर्स हैं, मुंबई के लीडर्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं। आपसी झगड़ों की वजह से तो कांग्रेस आगे बढ़ती नहीं है। वो चाहते हैं कि लिमिटेड ही लोग एमएलए बने। थोड़ा नाम बता दीजिए, हम लोगों को भी जानकारी रहे। मैं जैसे मैंने कहा, हमारी मुंबई की भी सांसद है वर्षाताई, मुंबई की जो सांसद है। तभी भाई जगताप जी थे। ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम बंद कराए। भाई जगताप जी ने तो खुल के मुझे काफ़ी चीज़ें भी कही थी। मैंने लेटर भी लिखा था सोनिया गांधी जी को, तभी वो विराजमान मुंबई के अध्यक्ष थे जी, भाई जगताप जी। वर्षाताई भी एक एमएलए थी, मैं वो मिनिस्टर थी, तो मैं वर्षाताई के पास जाता था। एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो मैं कहता था ताई आप कैसे हैंडल कर रहे हो, क्योंकि आपके सामने भी शिवसेना लड़ी थी, तो आप कैसे हैंडल करते हो?
तो बोलती थी बेटा मेरे सामने तो मिनिस्टर होके भी कल ही आदित्य ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बीएमसी का प्रोग्राम लिया और मुझे नहीं बुलाया। तो फिर मैं नाना भाऊ के पास जाता था, मैं बोलता था नाना भाऊ वर्षा ताई मिनिस्टर होके बोलती है तो मैं तो एमएलए हूँ। मैं असलम भाई के पास जाता था, असलम भाई भी मिनिस्टर थे, तो असलम भाई बोलते थे नहीं नहीं बेटा मैं बात करता हूँ। ये मलाड वाले असलम भाई। तो बाकी और एक एमएलए अमीन पटेल जी, तो अमीन पटेल जी भी बोलते थे बेटा मैं भी तेरे तरह, मेरे को भी कुछ हो रहा नहीं है। तो असलम भाई भी बोलते थे मैं बात करता हूँ, मगर असलम भाई कभी किए बात या नहीं। मगर हमारे जो प्रेसिडेंट थे भाई जगताप, उन्होंने तो कभी सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद वर्षा ताई सब प्रेसिडेंट बनी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। तो आदमी किसके पास जाए? आपके स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी है, थोराट साहब सीएलपी लीडर थे। मैंने हर एमएलए की मीटिंग में बात किया, और मैंने छोड़ो हमारे 12 मंत्री थे, सब डिसाइड किए थे कि 12 मंत्री एक एक बार हर सिटिंग एमएलए के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रशासन से मीटिंग लेंगे। 2.5 साल में आप देख लीजिए एक भी मीटिंग मेरे वहां हुई नहीं। ये जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस के 12 मंत्रियों की सरकार थी। ये बताइए जब इतनी दिक्कत थी आपको तो फिर आपने इतना इंतजार क्यों किया पार्टी छोड़ने के लिए? और क्या करता, और मैं क्या कर सकता था तभी? जब जनता ने चुन के लाए थे तो उन्होंने तो यही डिसाइड किया, उन्होंने तो यही अपेक्षा रखी थी कि उनके लिए लड़ूं। बीच रहा मैं उनको छोड़ तो नहीं सकता था। मैंने तो हाउस में भी तब जब जितेंद्र अवध जी हाउसिंग मिनिस्टर थे, हमारी सरकार में थे, मैंने उनको भी पूछा कि आप जो घरों का मसला है आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने मुझे एक जवाब ट्विटर पे दिया था। तब मैंने ट्विटर पे उनको रिप्लाई किया था कि मैंने आपको 5 बार हाउस में पूछा है मगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया, और आप मुझे ट्विटर पे जवाब दे रहे हो। आप किस बिल्डर से डर रहे हो? तो मैंने तो अपनी सरकार के सामने भी ये चीज उठाई है। जब जो सही है जो गलत है वो कोई भी सरकार में हो, आपको सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। आपके अपोनेंट कहते हैं कि ज़ीशान सिद्दीकी का चुनाव जीतना उनकी या उनके फादर की लेगेसी उतना नहीं था। उन्होंने कहा इतनी लेगेसी होती तो बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट में क्यों ही हारते उसके पहले का चुनाव। एक फ्लूक है क्योंकि शिवसेना से बाला सावंत की पत्नी तृप्ति सावंत बागी होके लड़ गई जी, और एक बड़ा चंक वोट का ले आई, इसलिए ये 5,000 से जीत गए। तो ये फ्लूक आपने पिछले 4 बार में क्यों नहीं कर पाए? नारायण राणे साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस से, वो लड़े थे बांद्रा ईस्ट मेरे से पहले जी, वो 20,000 वोट से हार गए। 2014 में कांग्रेस 4 नंबर पे आई थी और उसको मैंने 2019 में विक्ट्री को कन्वर्ट किया। तो ये जो आपके फ्लूक थे या पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, पिछले 20 साल से कहा था। आप 20 साल से मैंने जो फ्लूक किया है आप क्यों नहीं कर पाए? कई बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस के जो यंग लेजिस्लेटर हैं दे आर वेरी क्लोज टू द पार्टी आला कमान, स्पेशली द देन प्रेसिडेंट राहुल गांधी। जी, इज दिस ट्रू? वर यू क्लोज टू राहुल गांधी? No, I was never given an opportunity to be close to Rahul ji because of the people around Rahul ji. कौन? जो उनके है आसपास के जो लोग हैं उनके, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि राहुल जी के जो आसपास के लोग हैं सब जानते हैं, 4-5 लोग ही हैं उनके आसपास। सर ये जो उस लेंस के पार की लाखों करोड़ों की जनता है ना, उनको जब तक नाम नहीं बताइए समझ में नहीं आता है। आसपास के लोग पॉलिटिकल सर्कल में जानते होंगे। आपने मुझे जितने नाम बोले मैंने बोले, क्योंकि क्या है कि मैंने काफी। किसका नाम लेना चाहते हैं आप? केसी वेणुगोपाल? नहीं, केसी जी की 4-5 में केसी, राहुल जी की जो आसपास घूम, अलंकार सवाई शायद से उनका नाम है। और नहीं, और है एक दो लोग। ये एक बड़ी कहानी मैं आपके कई पुराने इंटरव्यूज में देख रहा था कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में था तो मुझे तंग किया गया जी। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मुझे क्या हुआ था? भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा था कि हर एक विधायक को समय मिल रहा था राहुल जी से बात करने का। मेरी उम्र कम है, वेट ज़्यादा है, सही है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी हेल्थ पे। एक व्यक्ति थे राहुल जी के जो एकदम आसपास रहते थे, उन्होंने मुझे भरी सभा में, कांग्रेस के भी 2-4 मिनिस्टर थे तभी, 2-4 एमएलए लोग थे बाजू में, उन्होंने कहा जा 10 किलो कम कर फिर आ। मैं तो राहुल जी से मिलने नहीं मिला। किसने कहा? अभी मैं सब नाम नहीं ले पाऊंगा, मगर उनके 3-4 क्लोज में से आप देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में राहुल जी के पास कौन था। अभी बीजू की बात कर रहे हैं? नहीं, बीजू की बात नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो सपोर्ट किया बाजू जी ने, मगर इसीलिए तो कह रहा हूँ नाम लेके बता कि क्लैरिटी रहे ना, कि पब्लिक स्पेकुलेशन में ही लगी रहे। पब्लिक सोचे ना बीजू गलती ना अलंकार गलती, पता नहीं किसका नाम लिया जा रहा है।
अलंगार जी के पास मैंने मना नहीं किया। अच्छा, सो दैट इज कंफर्मेशन। नहीं, मैंने मना नहीं किया, मे बी ही वाज अ पार्ट ऑफ इट और ही सॉ इट, आई डोंट नो, बट है, वो सबको पता है। मैंने जब ये स्टेटमेंट दिया ना सर, मुझे कांग्रेस के 50 लोगों ने मैसेज किया, 10-15 लोग ने उसी वक्त मैसेज किया, बाकी ने बाद में भी मैसेज किया कि हम पता है इसने किया है। कांग्रेस में तो सबको पता है ये ऐसी भाषा कौन कभी भी यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, उन्होंने यूज किया। लोग कह रहे हैं कि अब इनकी टिकट कट गई, यही अगर टिकट मिल जाती महागठबंधन से तो इनको कोई बुराई ना दिखती कांग्रेस में। देखिए 6 महीने पहले तो टिकट कटने की कोई संभावना नहीं थी, तभी भी मैंने जो चीजें हैं तभी भी बोली थी कि कांग्रेस में आज तक पूरे हिस्ट्री इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कभी भी मुस्लिम को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। बहुत सारी चीजें मैंने 6 महीने पहले कही थी एंड आई वाज नॉट रॉन्ग, बिकॉज जब पप्पा एनसीपी छोड़े तब मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट से निकाला गया। वो चीज छोड़े, कांग्रेस छोड़ के एनसीपी, कांग्रेस छोड़ के जब उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया तो मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस के पद से निकाला गया। मुझे कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया, मुझे कोई भी चीज नहीं आई, तो मुझे क्यों निकाला गया? बी श्रीनिवास थे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। श्रीनिवास जी ने तो मुझे फोन किया था ये सब के बाद कि भाई सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बोला नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ मैं इधर। श्रीनिवास जी का फोन आया था मुझे और उसके 4-5 दिन बाद एक एमएलए लोग की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं था, कांग्रेस के कार्यालय में था। नाना पटोले जी मुझे देखे और उन्होंने कहा मुझे बहुत गर्व है तुम्हें देख के और तुम राहुल जी के सही में सिपाही हो। और हांडोरी जी का, चंद्रकांत हांडोरी जी का तभी साइन कर रहे थे नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए, मेरे हस्ताक्षर है उसमें मेरे पिताजी के एनसीपी जाने के 1 हफ्ते बाद। मगर जब उनको पता चला कि राज्यसभा का चुनाव नहीं हो रहा है तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं अजमेर गया था, अजमेर में मुझे एक मैसेज आया कि एक नए अध्यक्ष को बनाया गया विदाउट एनी शो कॉज नोटिस। ना मुझे निकाला गया, ना मुझे शो कॉज नोटिस दी गई, ना मुझे ऑफिशियली पूछा गया कि क्या आप पार्टी चेंज कर रहे हो। तो मैं तो पार्टी चेंज नहीं कर रहा था। मैंने वो मीडिया में भी कहा, मैंने कांग्रेस की एमएलए सीएलपी मीटिंग में भी कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे हस्ताक्षर है नॉमिनेशन में राज्यसभा के चंद्रकांत हांडोरी जी के। तो मैंने ये कहा कि आपको दिक्कत क्या है? जब एके एंथनी साहब के बेटे बीजेपी जाते हैं तो आप एके एंथनी साहब को नहीं निकालते हो। कर्नाटका में एक गौड़ा जी है, कोई है, उनके बेटे बीजेपी, उनके बेटे कांग्रेस से एमएलए है, उनके पिता बीजेपी से एमपी है, तो आपने उनको नहीं निकाला। दिग्विजय सिंह की भाई किधर और गए थे, लक्ष्मण सिंह जी। तो मैंने सारे उदाहरण लिए। मगर बाबा सिद्दीकी जी अगर कांग्रेस छोड़ के एनसीपी जाते हैं तो जीशान सिद्दीकी को निकाले गए क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। किससे पूछा आपने ये? मैंने पब्लिकली पूछा या पार्टी के फोरम में? किसी पब्लिकली भी पूछा और मैंने पार्टी के फोरम में भी सारे नेताओं से पूछा। क्या जवाब मिला? बोला गलत है, हम बात करेंगे हाईकमांड। सब ने यही कहा। हाउस में मैंने जब विधानसभा में मैं बैठता था तो मैं कांग्रेस की साइड पे बैठता था, तो तभी थोराट साहब थे, नाना पटोले जी थे, सब बैठे रहते थे। तो मैं बोला सर मैंने क्या गलती की, मुझे क्यों निकाला गया? बोला नहीं, हमने बोला श्रीनिवास को कि नहीं निकालना चाहिए, मगर क्यों निकाला उसने मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि सर आप अगर सीएलपी लीडर, स्टेट प्रेसिडेंट बोल रहे हो ऐसा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी बात बिना सुने एक इलेक्टेड, मेरे को 90,000 वोट्स मिले थे सर मुंबई से, मुझे अपॉइंट नहीं किया गया था, तो मुझे निकाला क्यों गया? उसके बाद मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया कांग्रेस के। मुझे कोई मीटिंग्स में बुलाते नहीं थे। मैं पूछता था कि मैं आ सकता हूँ तो बोलते थे नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं क्या करूँ? एनसीपी चुनने के पीछे कोई वजह? ऑप्शन तो बीजेपी या शिवसेना, एकनाथ शिंदे का भी था। देखिए हमने हमेशा ऐसा ही सोचा है कि हम एक राजनीति में है तो हम सेक्युलर राजनीति करेंगे। अजीत दादा ने हमेशा अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं। बीजेपी या शिवसेना एकनाथ शिंदे नहीं रखती है विश्वास सेक्युलरिज्म में? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड है वो एनसीपी से बहुत क्लोज है। और अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, ये सब पहले कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस से दुखी होके उन्होंने नई पार्टी बनाई एनसीपी और शरद पवार जी की, और फिर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर जो भी 1999 में। मैं तो तभी 6 साल का। और उसके बाद उसी कांग्रेस के साथ एनसीपी ने गठजोड़ किया। सही बात है। तो राज्य में और केंद्र में कांग्रेस पार्टी को ने जिंदगी भर उद्धव ठाकरे जी, बाल ठाकरे जी का विरोध किया है। उसके बाद भी उन्होंने सत्ता में आने के लिए उनका साथ तो दिया ना। क्या उनकी विचारधारा मैच करती है?
नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब हम उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू करेंगे तब उनसे पूछेंगे। जी यूथ कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष रहते हुए जो ज़ीशान सिद्दीकी जी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, जी देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते हैं, जी। अब वो उन्हीं के गठबंधन में है। यही चीज तो जब हम कांग्रेस में थे तो जिंदगी भर हम शिवसेना उबट्टा का विरोध करते थे। आदित्य ठाकरे ने तो दशहरा में रावण के 10 चेहरे बनाए थे, उसमें से शरद पवार जी, कांग्रेस, सबके चेहरे थे, उनको जलाए थे और उसके बाद उनके साथ अलायंस किए है। तो अभी तो मुझे ये समझ में आता है, ये जवाब पूछा जाएगा आदित्य ठाकरे से जब उनका इंटरव्यू होगा। जी। पर अभी ज़ीशान सिद्दीकी का जी सही बात है। तो मुझे ये लगता है कि तब मुझे बहुत दुख था जब शिवसेना उबट्टा के जब उद्धव जी ने बीकेसी में एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को जब हमने गिराया हमें उसका फक्र है। तो मैं, असलम शेख जी, अमीन पटेल जी, पप्पा, हम चारों साथ में बैठे थे। तो मैंने असलम भाई को पूछा, बोला ये चीज़ को हम कैसा सपोर्ट कर सकते हैं। कहा कि बेटा कुछ चीज़ें हमको नहीं सुननी है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की हम गारंटी कर सकते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर्स की हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर बाबरी मस्जिद का गिरना आपके लिए इतना बड़ा मूविंग और रैलिंग पॉइंट है जी, तो आप जिस अलायंस में, उस अलायंस को तो बीजेपी जिसी तरह मैं कांग्रेस में था और शिवसेना उबट्टा का हम लोग ने साथ दिया, वैसे ही मैं एनसीपी में हूँ और एनसीपी किसका साथ दे। अजीत दादा ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा और मैं आज अजीत दादा के साथ हूँ। शायद अजीत दादा किसके साथ हैं ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तभी तो अगर आप विधायक चुन के जाते हैं, सही बात और मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो रहेंगे तो बीजेपी के ही नेता। सही बात है, मगर जैसे हम हाउ विल यू जस्टिफाई इट टू योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? सेम वे आई जस्टिफाइड बीइंग विद शिवसेना उबट्टा उद्धव ठाकरे जी। The same way I was with them and my alliance was speaking against the common minimum program. एक common minimum program बना था, उसके तो विरोधी कहते थे। उन्होंने हाउस में बोला है कि नहीं ये चीज़ है, और इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में हम अपना डिस्प्लेजर दिखाते थे, मगर कुछ होता नहीं था। वैसे ही हम, अगर कोई स्टेटमेंट गलत होता है या कुछ गलत होता है तो हम पार्टी फोरम में आप चुनाव का प्रचार करेंगे जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे जी, फिर उनका भाषण होगा, जैसा उन्होंने आगरा में कहा, बटेंगे तो कटेंगे, फिर क्या रिस्पॉन्स होगा? जो स्टेटमेंट अगर फ्यूचर में देगा और मुझे गलत लगेगा तो मैं उसको कंडेम करूंगा। आपने एनसीपी अजित पवार ज्वाइन करने के बाद आपको बीजेपी के किसी भी नेता का कोई भी बयान प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा? 2 दिन तो हुए सर अभी ज्वाइन करके मुझे। 2 दिन में कोई बयान सुना नहीं मुझे। और अगर आगे होगा तो यू विल रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की तरफ हाईलाइट किया कि बाबा सिद्दीकी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या पर बात हो रही है, पर फोकस उनके बॉलीवुड कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, खास तौर पर शाहरुख सलमान। आर दे योर फैमिली फ्रेंड्स? यस, सलमान भाई इज मोर देन अ फैमिली फ्रेंड, ही इज लाइक फैमिली। शाहरुख सर इज ऑल्सो अ फैमिली फ्रेंड, ही इज बीन डैड्स फ्रेंड, बट आई थिंक सलमान भाई और पापा तो तब से एक दूसरे के दोस्त थे जब वो बचपन में के थे जी। तो सलमान भाई तो बहुत ही क्लोज। So this is not just restricted to a photo op or a iftar party. सलमान भाई is like family. He's always been like family. In fact, पापा के ये जो हादसे के बाद भी मेरी भाई से हर 1-2 दिन में बात होती है. He checks how's the family and everything. It's always been that. ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जी की सवालों के घेरे में है। आपने खुद सवाल उठाए जी। और सलमान खान और उनके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली हुई है। इसके बारे में उन्होंने आपसे कुछ कहा? नहीं, मैं देखिए, आप जब आपके पिताजी के कोई दोस्त होते हैं तो आपके चाचा जैसे होते हैं, तो भाई और मेरी ऐसी मतलब तो आप उनको भाई बोलते हैं कि चाचा बोलते हैं? नहीं, मैं चाचा नहीं बोलता, भाई बोलता हूँ आउट ऑफ एक नॉट एज अ रिलेशनशिप बट एज अ टैग। जैसे बाबा भाई को बाबा बोलते हैं, उनका नाम बाबा सिद्दीकी तो नहीं है ना, उनका नाम सियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा उनका एक उर्फ नाम है, तो भाई उनका एक पर्सोना की तरह उनको भाई बोलता हूँ, बट आई ट्रीट हिम एज एन अंकल। मैं उनको अभी सलमान अंकल बोलूँगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। बाबा भाई उनके भी फैमिली में कोई पप्पा को, मेरे भी दोस्त अगर अंकल बुलाते थे तो पप्पा थोड़े चिढ़ जाते थे कि नहीं मेरे को अंकल मत बुलाओ। मेरे दोस्तों को बोलते थे मेरे को बाबा बुलाओ, तो मगर बुलाते बाबा है, मगर दैट डजंट चेंज दैट ही इज लाइक एन अंकल टू देम। क्या इन फिल्म स्टार्स को जो आपके फैमिली फ्रेंड जैसे हैं प्रचार के लिए भी आने कहा जाता है? इस केस के बाद एक वीडियो वायरल हुआ सलमान खान का, जिसमें वो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके बगल में खड़े हैं, कोई महोत्सव है, और उनसे ये सवाल पूछा गया पॉलिटिकल, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बैंड्रा से हूँ, हमारे यहाँ बाबा सिद्दीकी अच्छा काम कर रहे हैं जी।
Any of these film stars, will they be part of your political campaign? So dad and me always made sure that our personal lives और हमारे जो राजनीति है, हाँ अगर किसी को खुद से आना हो तो हम कभी नहीं रोकते, मगर हम किसी को बुलाते नहीं हैं प्रचार करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो पॉलिटिकल नहीं होना चाहते, तो हम कभी भी किसी को बुलाते नहीं है जैसे उनको झिझक हुए ना यहाँ बोलने के लिए। 2019 में भी कोई फिल्म स्टार ने मेरे लिए प्रचार नहीं किया। वरुण सरदेसाई जी, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट, राइट, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के कैंडिडेट। जी कभी आपकी बात या मुलाकात हुई उनसे? जी 2-4 बार मुलाकात हुई आदित्य के साथ, क्योंकि आदित्य के कजन है वो। आदित्य तो बहुत सालों से दोस्त है आदित्य की मौसी के लड़के? जी, आदित्य के कजन है वही। तो वरुण से हाल ही में 2-4 बार विधानसभा में ऐसी मुलाकात हुई थी, एंड ही इज ऑलवेज मेट मी नाइसली, हमेशा अच्छे से मिलता है। जब पिताजी का ये इंसिडेंट हुआ तभी मुलाकात हुई थी। ज़्यादातर आदित्य के साथ रहते थे तो आदित्य के थ्रू मुलाकात होती थी, बट कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ कभी। आदित्य ठाकरे आपके दोस्त हैं? जी, अच्छे दोस्त है। अभी थोड़ा डिस्टेंस है, मगर दोस्ती पहले से थी, अच्छी दोस्ती। जब आपके साथ उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए नाइंसाफी हो रही थी, तब आपने अपने दोस्त और मंत्री आदित्य ठाकरे को नहीं बोला? आप जो मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे पूरी मुंबई ये ताना देती थी। इनफैक्ट तभी के कमिश्नर थे। सर ताना नहीं दे रहा मतलब मुझे आप ताने नहीं दे रहे होते, माय जॉब एज अ जर्नलिस्ट टू आस्क क्वेश्चंस। आई एम सॉरी इफ आई गॉट दैट रॉन्ग, बट जैसे जो मुझे बहुत ताने मिले हैं मुंबई के प्रशासन से। एक बार कमिश्नर ने भी कहा था, जब मैं उनके साथ एक काम के लिए गया था, तो तभी के कमिश्नर थे आई थिंक इकबाल चहल जी, जैसे, क्योंकि आप मैं नाम नहीं लूंगा तो आप पूछेंगे। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे बोला था कि जीशान तुम मेरे पास आ रहा है तो अपने दोस्त को पूछना, आदित्य को। तो तब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि जब भी मैं आदित्य से पूछूं, आदित्य यही कहता था, या आई विल गेट इट डन, आई विल गेट इट डन। फिर एक बार हुआ था जब आदित्य खुद गाड़ी चला रहा था और मुझे उसने फ्रंट सीट पे बिठाया था, और हम दोनों एक मीटिंग में गए कलेक्टर साहब के साथ। तो कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, और पहले हम स्टारबक्स गए, उधर गए तो कलेक्टर के सामने उन्होंने कहा कि जीशान के सारे काम करने हैं। फिर जैसे ही हम गए तो कलेक्टर साहब ने फिर बोला कि यार उन्होंने आप बोला तो था, मगर अब सब कैंसिल कर दिए। आदित्य ने अनिल परब के साथ मुझे बिठाया। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि मैं और आदित्य एक बार मातोश्री के अंदर बैठे थे और उन्होंने अनिल परब को बुलाया और बोला कि नहीं, जीशान को आपको पूरा सपोर्ट करना है, ये सब नहीं चलेगा। और फिर परब जी गए, तब मैंने आदित्य को बोला, अरे आदित्य तूने जो किया है, मुझे लगता है परब जी को और भी बुरा लग जाएगा कि हम दोनों बैठे हैं और तुमने एक सीनियर को बुलाया है और भेजा है। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई मातोश्री में, जरा थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे मैंने आदित्य को कहा कि आदित्य ऐसा चलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा, क्योंकि ही टू टेल मी दैट तुम घर आओ, लंच पे आओ मेरी फैमिली के साथ, ये वो। तो मैंने कहा वो सब करेंगे, मगर अनिल परब इज नॉट। एंड यू यूज्ड टू नो ईच अदर बिफोर जॉइनिंग पॉलिटिक्स? यस। कब से? काफी सालों से, 10-12 इयर्स से वी नो ईच अदर। ओके। तो आप मातोश्री गए? मैं मातोश्री गया, तो उनके कमरे में। Was this your first visit to मातोश्री? No. I visited Aditya before becoming an MLA also. I met him. तो आदित्य के साथ मैं बैठा था उसके कमरे में, तो मैंने बोला ये ऐसा काम होगा तो मैं कैसे काम करूंगा, you have to help me out more than anything, you're my friend, आपको एक दोस्त की तरह मुझे मदद करना है। उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं अनिल परब जी को बुलाता हूँ। तो मैं बोला नहीं रुकने नहीं, मैं बुलाता हूँ। तो अनिल परब जी को उन्होंने कमरे में बुलाया, तो कमरे में तब 3 जन थे। तब आदित्य ने बोला, परब साहब जीशान नॉट ओनली एन MLA, मेरा दोस्त है, तो आपको इसको मतलब प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने, आपके सारे कॉर्पोरेटर्स को भी कह दो कि बार बार जो भी जीशान करता है उसका वो रिवोल्ट करते हैं, तो आप ये मत कीजिए, ये मेरा दोस्त है। तो अनिल परब जी ने सिर्फ हाँ बोला और गए। तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया, मैं बोला आदित्य जी आपने मेरे लिए तो और बुरा कर दिया, शायद से परब जी का ईगो और भी खराब हो जाए इसके बाद। और वही हुआ। तभी एकनाथ शिंदे थे यूडी मिनिस्टर, तो मुंबई में जो फंड है ज्यादा करके यूडी मिनिस्ट्री से मिलते थे। तो मुझे याद है रात के 2 बजे एकनाथ शिंदे जी ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बोला था, बेटा, पिताजी के दोस्त थे शिंदे साहब, तो उन्होंने कहा कि आदित्य ने तूने मेरे को तेरे सामने तो बोला सब करने के लिए, मगर उसके बाद मुझे फ़ोन आया था कि जीशान के सारे फंड रोक दो। ये आपको एकनाथ शिंदे ने बताया? एकनाथ शिंदे साहब ने बताया। तब आप कांग्रेस में थे और शिवसेना एक थी? शिवसेना एक थी। तो बोला कि तू बात कर उससे, क्या है, क्यों पता नहीं क्यों कर रहा है। तो फिर मैं आदित्य को फ़ोन करूँ, फिर एक समय ऐसा आया कि आदित्य ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड आंसरिंग माई कॉल्स। देन आई यूज्ड टू मीट हिम एट पब्लिक फंक्शंस,
तो मैं उसको कान में बोलता था, भाई तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे मेरे काम के लिए कर रहा हूँ, मैं थोड़ी रैंडमली कर रहा हूँ। तो बोलता था नहीं मैं शाम को तेरे को फ़ोन करूँगा, मैं कर लूँगा, बट हिज कॉल नेवर केम टू मी। एंड दैट इज़ द कंप्लेन मेनी ऑफ द यंग MLAs हैव, बिकॉज वी हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप, MVA यंग का एक था, 10-12 लोग थे ग्रुप में। तो आदित्य, मैं हूँ, विश्वजीत कदम दादा है, प्रणीति शिंदे जी है, रोहित पवार है, क्षितिज ठाकुर है, ऋतुराज पाटिल है, धीरज देशमुख है, योगेश कदम है और आदित्य जी। ये ग्रुप अभी भी चल रहा है? ग्रुप में अभी तक किसी ने छोड़ा नहीं है, मगर आदित्य ने एक 1.5 साल से कुछ बोला नहीं ग्रुप में, बाकी लोग बात करते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। हाँ, सब ये सब कितने 6 पार्टी की होंगे सब। रोहित SP AP, अदिति तटकरे भी है ग्रुप में, योगेश कदम दूसरे शिवसेना में है, एकनाथ शिंदे सेना के। इनफैक्ट जब योगेश कदम सुबह को गया बाकी MLAs के साथ, मैं, आदित्य, ऋतुराज पाटिल, धीरज देशमुख और योगेश के रूम में बैठे थे सेंट रिजिस में सुबह 4 बजे, और बाकी के आधे MLAs चले गए थे गुवाहाटी, जब वो गुवाहाटी गए थे और बातचीत चल रही थी। तभी योगेश ने आदित्य को बोला भी था कि यार ठीक है लोग गए हैं, बट तुम लोग जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। क्योंकि तो आदित्य ने बोला नहीं ठीक है जो भी है। फिर मैं घर गया 4:15 बजे। 7 बजे मुझे ऋतुराज का फ़ोन आया और बोला यार योगेश भी चला गया गुवाहाटी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब मतलब क्योंकि मुझे याद है योगेश को मैंने बोला था कि मुझे आदित्य मेरे से फ़ोन नहीं उठा रहा है। आदित्य तटकरे को मैंने बोला था कि आदित्य मेरा 6 महीने से फ़ोन नहीं उठाया, उद्धव साहब 1 साल से टाइम नहीं दे रहे। तो आदित्य तटकरे ने बोला कि मैं तो उसकी जूनियर मिनिस्टर हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। और योगेश ने भी कहा था कि मैं तो शिवसेना का MLA हूँ, 1 साल से मुझे भी टाइम नहीं मिला है, तो तू तो कांग्रेस का MLA है। तो उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत खराब थी। Nobody had access to the ठाकरे family, which was very unfortunate। तो इसलिए MLAs भी इतने नाराज थे। अजित पवार के केस में ऐसी कोई शिकायत? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अजित दादा जब NCP का कुछ दिमाग में भी नहीं था, पहले साल में जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, तब उनका बेटा पार्थ भी मेरा दोस्त है, हम सब एक ही उम्र के हैं, आदित्य, पार्थ, मैं। तो मैंने पार्थ को बोला कि आप डैड से बात करो। तो मैं तभी अजित दादा के पास गया और अजित दादा ने अनिल परब को फ़ोन किया कि परब जी, हमारे महाविकास आघाड़ी का एक धर्म है कि आप ये सब नहीं कर सकते हो, जीशान को ये जो आप लोग परेशान कर रहे हो ये बंद करो। और उन्होंने फिर फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते सेक्रेटरी को फ़ोन किया और बोला कि अभी के अभी फंड्स रिलीज करो जीशान को, तब जाके मुझे फंड मिला। Why was it so personal between Siddiqui family and Anil Parab? I don't know, because he was just very... Start कहाँ से हुआ? जब जैसे ही मैं हराया उनको, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं तेरे को हरा रहा, तो उसके पहले मैंने पापा से बात किया, तो पापा भी शॉक थे। उन्होंने बोला था कि मैं और अनिल परब तो हमेशा दोस्त रहे, क्योंकि साथ में MLA थे ना, MLA MLC थे। तो ही इज लाइक आई डोंट नो। वो बहुत बड़ी ईगो बैटल उनके लिए थी कि उन्होंने ठाकरे फैमिली को कन्विंस किया था कि कैसे भी हमने को माडेश्वर इजीली जीत जाएगा। एंड ठाकरे फैमिली प्रॉब्ली वाज नॉट इन दैट फेवर और समथिंग, जो मुझे पता चला है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा स्टेप था। और फिर जब जाके वो हारे तो उनको ब्लेम मिला होगा बंगले से, तो उन्होंने पूरा चीज़ मेरे पे निकाल दिया। और मेरे पे निकालने में इतना वो आगे बढ़ गए कि ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनी कि कौन सी चीज़ें लेट गो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। लेट गो की बात हो रही है, गठबंधन की बात हो रही है। अब आप जिस पार्टी में हैं, NCP अजित पवार जी, उसके एक और नेता है, नाम है नवाब मलिक जी, आप जानते हैं? जी, मैं मतलब जानता हूँ, मतलब हाँ मतलब आई नो ऑफ हिम, मतलब ज़्यादा जान पहचान नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि वो नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे जी। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? See, that is their personal prerogative। उनके बीच में क्या हुआ है, उन्होंने कहा है कि जिस आदमी के दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों की बात हो, हम उसका प्रचार कैसे कर सकें। इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं 2 दिन पहले NCP ज्वाइन किया हूँ अजीत दादा की। बीजेपी के नेता आपका प्रचार करने आएंगे? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। किसका प्रचार चाहते हैं आप, देवेंद्र फडणवीस या कोई और नेता? नहीं, कोई बड़े नेताओं का नहीं चाहता हूँ। जो लोकल लेवल पे सब है वो सब करेंगे। बड़े नेताओं का नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो 2019 में हमने, मेरे और पापा के अलावा हमने कांग्रेस का भी कोई थर्ड लीडर नहीं था। आप नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी
आके मुंबई में कोई बड़ी रैली करें जिसमें स्टेज पे गठबंधन के सब कैंडिडेट हों और आप भी हों? मैं एक सिंपल सी 2019 में भी जब मैं चुनाव लड़ा था, मैं और पप्पा थे जो पूरे जगह की थे। कांग्रेस की भी बड़ा कोई नेता नहीं था। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित हूँ। मैं उनके लिए जाऊंगा, उनके जवाब लूंगा, उनके सवालों का प्रश्न। और आपके नेता अजित पवार तो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी की रैली में। वो अजित दादा का, आप नहीं जाएंगे? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले वो किधर और भी नहीं जाऊंगा। मैं एनसीपी का भी प्रचार करने के लिए मैंने उनको बोल दिया था, मेरे पे सिक्योरिटी रीजंस भी बहुत है, तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक इसमें सीमित रहूंगा। सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों आपकी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात हुई 26 अक्टूबर को। जी, क्या बात हुई? पप्पू जी ने फोन किया। वो कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनको भी धमकी दे दी है। वो मुझे नहीं पता। पप्पू जी एक अच्छे वो एक अच्छे लाइट हार्टेड आदमी है। जब भी बात नया परिचय है या पहले से जानते हैं? नहीं, मैं पिताजी जानते होंगे तो नहीं, मैंने तो मेरा कुछ ज़्यादा, मैं पहली बार उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने अच्छी हमदर्दी जताई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो है वो गलत हुआ है, और पापा भी बिहार से है, तो वो भी बिहार से है। एक बार जी, वही मेरी आपके पिताजी से पहली बार मुलाकात भी हुई थी। जी, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। जी जी जी, तो वो आए थे, बोले थे मुझे मिलना है, तो इसी जगह पे आए थे, मुझसे मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो है वो पता, उन्होंने बोला कि जो भी इसके पीछे है, उसके पीछे हमें, मतलब वी हैव टू नो हु इज डन इट, जस्टिस मिलना चाहिए। नदीम खान को जानते हैं? नदीम खान नाम के एक व्यक्ति हैं जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लगातार सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बड़े वायरल भी हो रहे हैं, बहुत व्यूज आ रहे हैं। Have you ever heard the name of this fellow? Do you know Nadeem Khan? Never heard this name. तो वो इतना सिद्दीकी साहब की हत्या से आहत होकर बिश्नोई को चैलेंज करें, इज इट अ पब्लिसिटी गिमिक? I don't know, अगर मैं जानता ही नहीं हूँ उनको, कभी मैंने वीडियो देखे भी नहीं कुछ ऐसे। ओके, तो क्या टिप्पणी दूँ उसकी? आपके कई पुराने इंटरव्यूज में ये बात आई कि कांग्रेस पार्टी में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। जी। इज इट बिकॉज नाउ यू आर इन द अपोजिशन कैंप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं देश में, नफरत के खिलाफ। खोल रहे हैं तो अभी तक खुली क्यों नहीं है? कांग्रेस के, देखो, मेरे कांग्रेस उनका कहना है मुंबई में तो खुली गई, 6 सीटें थी, आप अब जिस गठबंधन में वो 2 जीते, वो लोग 4 जीते। जीतने से ही मोहब्बत की दुकान तो नहीं खुलती ना, आपको मोहब्बत करना भी पड़ता है ना लोगों से। मैं हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी जरूर मोहब्बत करते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जरूर मोहब्बत करते मिले होंगे। आप कभी राहुल गांधी से? जी। कब? भारत जोड़ो यात्रा में एक सेकंड के लिए मिलते थे। उसके पहले बिहार में एक बार मुलाकात हुई थी, यूथ कांग्रेस के सेमिनार्स में वो आए हैं 1-2 बार। वन ऑन वन बात हुई? नहीं, वन ऑन वन ऐसे बैठ के कभी बात नहीं। What do you think of him as a leader? He's a nice person. I could say he's a very nice human being. He's an honest person. वो मतलब ज़्यादा फिल्टर नहीं रखते हैं, बट कभी कभी वो जो उनके एडवाइजर्स हैं उनकी ज़्यादा सुन के कभी कभी कुछ चीज़ों पे गलत बोलते हैं। वो एडवाइजर्स करते हैं। एज अ पर्सन ही इज वेरी नाइस, इज व्हाट आई फील। आई हैव नॉट सैट विद हिम वन टू वन। कुछ चीज़ों पे गलत बोलते हैं, कौन सी चीज़? आई डोंट एग्जैम्पल तो मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ वैसे नहीं आ रहा है, बट आप कांग्रेस के विधायक रहे, आपका बयान देश के नेता प्रतिपक्ष की छवि को जोड़ने घटाने में मददगार होगा। एग्जैक्टली, मतलब some decisions of it, जैसे वो कुछ फैसले लेते हैं, जैसे शायद से मुझे भी निकालने का फैसला उन तक तो गया ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी फिलहाल कोई राय है नहीं। ही इज द PM ऑफ आवर कंट्री, एंड जो जब काम कर रहे हैं, देश डेवलप हो रहा है, पर ऐसे स्पेसिफिक मेरे पास कुछ राय नहीं है उनके बारे में। देश का एक युवा विधायक 5 वर्ष जो विधानसभा में रहा, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई राय नहीं है। जी, पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव दिस लग्जरी सर। लग्जरी की बात नहीं है। अगर आप नॉट हैविंग ओपिनियन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, अबाउट द चीफ मिनिस्टर। देखिए, मैंने कभी मोदी जी से मुलाकात नहीं की है लाइफ में, कभी मैं देखा भी नहीं। मैंने भी नहीं की, पर एज अ प्राइम मिनिस्टर आप उनके फैसलों के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में राय बनाते हो ना। जी, बट मेरी स्पेसिफिक कोई
राय नहीं है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मैंने जैसे कहा कि जब मैंने कुछ शिफ्ट भी किया पॉलिटिक्स में, मेरा उनसे कभी भी वार्तालाप या कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है कि आई हैव एन ओपिनियन अबाउट। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? देखिए विकास, देखिए नो डाउट के जो हम बाहर है एज एन इंडिया इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। कुछ कुछ चीज़ें कमियां भी है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी है। क्या कमियां हैं? कमियां ये है कि देश में आई थिंक कमियां वो होगी कि देश में हमें अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। करेंसी इन कंपेयर टू द डॉलर वीक होता जा रहा है। ये सब चीज़ें पे हमें ध्यान देना ही चाहिए। और खूबियां क्या हैं? खूबियाँ ये है कि डिजिटलाइज्ड अच्छा हुआ है हमारा कंट्री, एंड जब इंडिया बाहर जब हम जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट मिलती है इंडियंस को। एक ऐसा, और जब मैं कांग्रेस में भी था, ये जो कांग्रेस में भी था, तो यू हैव टू ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट दी अपोनेंट डज। जैसे लाडकी बहन योजना भी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने निकाली थी, फडणवीस साहब जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने, अजीत दादा इन पर्टिकुलर ने। तो वो चीज़ों को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो, तो वो तो गलत ही होगा। वो चीज़ मुझे लगता है उन्होंने मध्य प्रदेश में भी की थी, लाडली बहना, उधर भी उनको अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला। तो जो अच्छी चीज़ें करती है अपोनेंट, हमारी विचारधारा उनसे जमे या ना जमे, अगर वो कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो उसमें बोलने में क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मुझे यही लगता है कि हर एक इंसान को उसका राइट है कि वो कौन से धर्म को अपनाए और वो कौन से अपने धर्म के लॉज को अपनाए। उसमें कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है कि क्या लॉज आप पे लागू होने चाहिए या कौन सा धर्म आप फॉलो कर सकते हो। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सो यू आर अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड? यस। नरेंद्र मोदी सरकार इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अपनी एक बड़ी कामयाबी, एक रिफॉर्म के तौर पर पेश करती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ सरकार को इम्पोज नहीं करनी चाहिए। I don't have an opinion on it, but I have an opinion that the government should not tell the people or tell any community what they have to do. अगर कोई चीज़ कम्युनिटी में है और वो कम्युनिटी को करनी है तो they should be well enough to do it. The government should not impose that. सरकारों का काम सुधार करना होता है ना। इस देश में बाल विवाह होते थे, शारदा एक्ट लाया गया। इस देश में सती प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए कानून लाया गया। मैं ये सोचता हूँ अभी जो ये चीज़ें हैं उस पर सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म की चीज़ हो, पर धर्म की व्याख्याएं तो बहुत अलग अलग हैं जी। इसीलिए उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जब बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम फॉलो कर रहे हैं ना। अगर इस तरह का कोई फैसला होगा फिर आप गठबंधन में असहज महसूस करेंगे, क्योंकि बीजेपी का तो क्लियर डिफाइंड एजेंडा है और अब से नहीं, शुरू से है। 1990 में बने, 80 में बनी पार्टी, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 को निष्प्रभावी करना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये 3 उनके कोर पोल प्रॉमिसेस हैं। 2 पूरे हो गए हैं, तीसरे का इंतजार है। जब भी मुझे कुछ गलत लगेगा मैं उसका विरोध करूंगा, उसको कंडेम करूंगा और सही फोरम में उसको मैं रखूंगा। डजंट मैटर कौन से अलायंस में कब हूं मैं। कहा गया कि आपने राजस्थान के रतनगढ़ में एक जमीन भी खरीदी है। जी है, तो खरीदी होगी। पप्पा देखते थे सब चीजें सर। हम मतलब अभी जो है, दिस इज योर फर्स्ट इलेक्शन, ओवरऑल सेकंड इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन विदाउट योर फादर। राइट। जिंदगी में सर पे छत ना हो, काम चल जाता है जीशान साहब जी। बाप का साया ना हो, आशीर्वाद ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। ये हम सब जानते हैं और आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर योर पर्सनल लॉस। राइट। हाउ आर यू हैंडलिंग इट पर्सनली के मुकाबले पॉलिटिकली? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बारे में ये कहा जाता है कि हर पार्टी में उनके दोस्त थे जी, एंड ही वाज अ वेरी वेल नेटवर्क्ड गाय। जी सर, जिंदगी 12 अक्टूबर के पहले बहुत अलग थी और 12 अक्टूबर के बाद बहुत अलग है।
12 अक्टूबर की रात को जो हुआ, मुझे लगता है वही रात को मेरी उम्र 20 से 25 साल बढ़ गई एक रात के अंदर, क्योंकि मैं आमदार ज़रूर था, इंशाल्लाह रहूँगा, बहुत राजनीति में भी बहुत सारी चीज़ें की है, पर एक चीज़ है कि कुछ भी था, कि कुछ भी कभी हो, कि भी कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर से गलत तरीके से बात कर लिया या कुछ स्टैंड लिया या कुछ था, कि पप्पा तो है वो हैंडल कर लेंगे, वो चीज़ अभी नहीं है, दैट्स नॉट देयर एट होम। सो नाउ आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी माँ है, मेरी बहन है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं हूँ। राजनीति है, पूरा मतदार संघ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे पिताजी की जो जान है, मेरे पापा की जान है, वो गई है लोगों की, गरीबों की घर को बचाने के लिए। वो लड़ाई अभी भी अधूरी है, लोग को अभी भी न्याय मिला नहीं। आपके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च है? जी, 2 महीने पहले मुझ पे एफआईआर हुआ था, जो मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। अभी एक सी सबरी, खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन वाली जी जी जी, एफआईआर नंबर 0623, नंबर नहीं पता है जी। पब्लिक सर्वेंट को सर्वे के दौरान धमकाया। जी, बिल्कुल धमकाया आपने? नहीं, ये गलत एफआईआर है, इसकी पुलिस ने सी समरी भी की है जी। उन्होंने बोल दिया कोर्ट में कि कुछ नहीं था, क्योंकि ये एफआईआर गलत हुई थी। ये बिल्डर के प्रेशर पे हुई थी या किस पे हुई थी मुझे नहीं पता, बट मैं गया था सर उधर, लोगों पे अन्याय हो रहा था। देयर आर वीडियोस इन विच पुलिस लोगों को अपने घर से बाहर निकाल रही थी और बोल रही थी कि अगर आपने साइन नहीं किया तो आप पे देखना हम कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस का जॉब नहीं है सर। पुलिस का जॉब वो है कि अगर एसआरए जाती है सर्वे करने के लिए, वो एसआरए के ऑफिशियल की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ले जा सकती है। स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को एसआरए बोलते हैं जी। तो हम जब गए थे, लोगों ने कहा कि हमको वादा किया गया था कि हमें घर की जगह घर यहाँ ही मिलेगा। फिर उन्होंने एक क्लॉज ऐड कर दिया था कि घर के जगह घर हम किधर भी देंगे। तो मेरे पास लोग आए, मैं उधर गया, मैंने कहा आप जो है पढ़ के देखिए, अगर आपको साइन करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो पुलिस और एसआरए आप पे दबाव नहीं डाल सकती है। इतने बोलने पे मेरे पे एफआईआर हुई। एफआईआर नंबर 1, एफआईआर नंबर 265 2021 आजाद मैदान पुलिस स्टेशन जी। सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए प्रोटेस्ट किया जी। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे सर? अभी यूथ कांग्रेस में जब हम थे तो हर एक दिन प्रोटेस्ट होती थी। कितनी प्रोटेस्ट थी अभी ये याद नहीं है मुझे, कौन सी प्रोटेस्ट के बारे में होगा। सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, होगा शायद से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर सीए एनआरसी के तो विरोध हूँ मैं। क्यों नहीं हूँ, जरूर हूँ, अब भी हूँ, पार्टी चेंज होने के बाद भी हूँ अगेंस्ट। मगर ये वाली क्या प्रोटेस्ट थी यूथ कांग्रेस में तो हमने, मगर ये जो लास्ट एफआईआर थी उसके बारे में मुझे पता है जी। क्योंकि अगले दिन सुबह को मेरे घर पे पुलिस आई थी सुबह 9 बजे। तो मेरे पापा उससे बहुत अपसेट हुए थे कि उनके 50 साल के कार्यकाल में कभी पुलिस घर पे नहीं आई थी। तो ये इतना प्रेशर बना दिया गया था बिल्डर के द्वारा। हम लोग पॉलिटिकल लाइबिलिटीज की बहुत बात करते हैं, एसेट की भी बात करते हैं। वी आर द एंड ऑफ द इंटरव्यू। एक आपकी लाइबिलिटी हम देख रहे थे एफिडेविट में, विजय प्रभाकरन से आपने 45 लाख रुपए लिए हुए हैं। मैंने जी, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है उसमें 3 डिवीजन है। पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हाउसिंग लोन, जी, दूसरा विजय प्रभाकरन की सिक्योरिटी डिपॉजिट और तीसरा शहजीन सिद्दीकी जो आपकी माँ है। जी। इसमें विजय प्रभाकरन ये डीएमडीके के नेता के बेटे हैं, वही विजय प्रभाकरन? जी 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 जी। मगर उन्होंने मेरा फ्लैट लिया है रेंट पे। अच्छा, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो जी रिफ्लेक्ट हुआ है। जी जी। हाँ, वही हमको लगा कि ये डीएमडीके कनेक्शन क्या है, इसलिए वो मुंबई में रहते हैं और उन्होंने मेरा फ्लैट लिया है रेंट पे, तो उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जी। इंटरेस्टिंग। आखिरी बयान आपका जी, जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जी, जिसमें आप कहते हैं वो भूल गए बाबा एक शेर थे, उनकी दहाड़ मेरे साथ चलती है, जी, लड़ाई रगों में बहती है, जी, मेरी नसों में उनका खून दौड़ता है, यहीं हूँ बिना टूटे बेबाक, उन्होंने एक को लिया उनकी जगह मैं उठता हूँ, जंग खत्म नहीं होने वाली, जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ जहाँ वो खड़े थे, जिंदा बेदर्द और तैयार, जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। कई लोगों ने कहा कि ज़ीशान सिद्दीकी को इतना चैलेंजिंग टोन में बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स बड़ी लंबा गेम है। ऐसी सलाह मिली आपको? जो ये सलाह दे रहे सर, उन्होंने अपने बाप को गोलियों के माध्यम से खोया नहीं है। मेरे पिता से 2 मिनट पहले बात की थी।
मुझे ये भी रिपोर्ट्स ने When you कहा rushed है, into hospital, was he talking? I was not there, sir, unfortunately. I always ask myself that what if I had not gone to eat? थोड़ा रहता है ना कि मैं उनके साथ था और मैंने कहा मैं कुछ खा के आता हूँ, तो तब मैं जब खा रहा था उससे पहले उनको अस्पताल ले गए थे, तो मेरे पे बहुत क्वेश्चंस थे कि यार नहीं जाने जाता इडली खाने। और फिर जब आप अस्पताल पहुंचे? अस्पताल थे तो बात नहीं कर रहे थे, बहुत खून बह गया था और मेरी लास्ट उनसे यही बात हुई कि मैं आपसे मुझे कुछ काम है, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं तुझे घर पे डिनर पे मिलता हूँ, और मैं तभी निकला और उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे। तो उसमें मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे, पर मेरी ये जो स्टेटमेंट था, किसी ने जिस पे बीतती है वही जान सकता है कि नेचुरल तो नहीं था कि उनको कोई बीमारी थी या कुछ हुआ कि मैं उस पे टर्म्स में आ सकूं। कोई लोग आए और मेरे पापा को सड़क के बीच में गोली मार के गए। मैंने उनको देखा है, उनका खून देखा है जब मैंने अस्पताल गया था, और वो दृश्य मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकूंगा, मेरे आंखों के सामने आता नहीं है। 4-4 रात मुझे नींद नहीं आती है, वही सोचता हूँ मैं कि क्या हुआ था, कि जब गोली लगी थी तो कैसा उनको महसूस हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस तो मुझे उनका जवाब कभी नहीं मिलेगा, मैं था नहीं उधर। मैं शायद से अगर होता अस्पताल में तो मैं पापा को छोड़ने तो ज़रूर जाता गाड़ी, तो शायद से मुझे भी गोली मारते। तो मेरे हिसाब से तो पापा जाते जाते भी मुझे बचा के गए। मैंने पुलिस से पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं गोली मारी, क्योंकि मैं 2 मिनट पहले निकला। तो उन्होंने कहा कि आपको गोली क्यों नहीं मारी, क्योंकि जैसे ही आप बाहर आए तो आपकी गाड़ी जस्ट लगी हुई थी और अब फट से गाड़ी में बैठ गए। और पापा का मिजाज थोड़ा अलग है, वो लोगों से बात कर रहे थे आराम से। And killers were there. That's what I've been told, yeah. By उधर police. थे, उन्होंने देखा कि मुझे भी जाते हुए। किलर्स ने बोला कि जीशान पहले आया और हमको चांस नहीं मिला गोली मारते, उसको गोली मारने के लिए, और वो बैठ के चले गया। और बाबा की गाड़ी थोड़ी दूर थी, पापा की गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो towards वॉक करते करते सिंपली वॉक नहीं किए, वो थोड़े कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे कि अच्छा ये हुआ, थोड़ा आराम से चल के जा रहे थे। जब गाड़ी पे पहुंचे, फिर गाड़ी में बैठने के वक्त उनको गोली मार दी। तो मैं तो यही जानता हूं कि जाते जाते भी वो मुझे बचा के गए। तो अगर मुझे बचाए हैं तो वो यही चाहेंगे कि जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ाई मैं लड़ूं। जी बिल्कुल। मेरे में भी उनका ही खून है, तो करेंगे, लड़ेंगे। एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ सामने वालों से बात करिए, पर यह हमेशा इतना आसान नहीं होता है। आज 29 अक्टूबर 2024 है, रात के 10:35 हो रहे हैं। मैं बांद्रा में हूँ और आज सुबह इस समय तक मैं एक इंटरव्यू ख़त्म कर चुका था, अब से ठीक 12 घंटे पहले। तब कैमरे पर के सामने और मेरे सामने बीजेपी की नेता पूनम महाजन थी और उन्होंने भी लगभग ऐसी ही एक बात कही कि पापा यानी उनके पिता प्रमोद महाजन जी सुबह उठते थे और जब वो मुंबई में होते थे साथ में कसरत करते थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा आप तैयार हो। मैं नींद में थी, मैंने कहा बाबा 10 मिनट और आज तक पूनम महाजन को ये बात सालती है कि अगर उन्होंने बुला लिया होता पिता को तो क्या अनहोनी टल सकती थी। और आज जब मैं दिन का आखिरी इंटरव्यू कर रहा हूँ तब जीशान कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया होता या उन्हें साथ में ले गया होता तब कुछ और होता। किसी अपने का जाना तकलीफ़ देह होता है, अचानक चले जाना और भी ज़्यादा, और खून से लबरेज होकर जाना तो बहुत ही ज़्यादा। जीशान, आपने एक लंबी बातचीत की, इट वॉज अ पॉलिटिकल इंटरव्यू। आई एम अगेन वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। बाकी बांद्रा की जनता है जो आपके राजनीतिक इकबाल को बुलंद करेगी या ठहराव देगी, ये फैसला उनको करना है। जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लल्लन टॉप पर ये सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।